हेलो बच्चा, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है बच्चा, मैंने आपको बताया है कि जो स्टैट्स है उसमें किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की कोई भी वेटेज हमें नहीं पता कि कौन सा चैप्टर किस वेटेज का आने वाला है। तो हमें नहीं मालूम ये चैप्टर की वेटेज क्या है, बट जब भी मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखा है तो ये चैप्टर का क्वेश्चन या तो 6 मार्क में एंड 8 मार्क्स में मुझे मिलता है। लाइक 2 क्वेश्चन ज्यादातर हमारे पेपर में होते हैं, वो चॉइस में किसी के साथ भी हो सकते हैं। एक 6 मार्क का क्वेश्चन मुझे ज्यादातर देखा गया है कि थ्योरी में होता है। अब वो मैंने बोला चॉइस में किसी के साथ भी हो सकता है, इसी के साथ हो सकता है, टाइम सीरीज के साथ हो सकता है, कोरिलेशन रेगुलेशन किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन एक इंडेक्स नंबर्स का क्वेश्चन 6 मार्क का थ्योरी का हमें मिलता है, प्लस में एक 8 मार्क का क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिकल का मिलता है। तो इंडेक्स नंबर देखा गया है कि मोटा मोटी खुद में 14 नंबर का कई बार ही आ जाता है। अब डिपेंड ऑन चॉइस वाला आपको कौन सा करना है, आपको यही चैप्टर करना है या नहीं करना। तो इंडेक्स नंबर्स इन योर एग्जामिनेशन 14 मार्क्स अप्रॉक्स का भी देखा गया है। ज्यादातर मैंने बोला जो पेपर पैटर्न होता है 6 मार्क्स का उसका थ्योरी का पेपर होता है एंड उसमें 8 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। तो बच्चा हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में। इसके 3 to 4 लेक्चर्स होंगे, आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड इंडेक्स नंबर्स इस वीक में खत्म करते हैं। हाँ जी बच्चा, इंडेक्स नंबर्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताना चाहूंगी। थ्योरी एक बार ही आप रीड आउट कर लीजिए, एक बार ही आप अपने नोट्स बना लीजिए, उसके बाद मुझे इसमें खास जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या है हमारा थ्योरी, जरा इसे स्टडी करते हैं। इंडेक्स नंबर्स बच्चा क्या होते हैं मेरे इंडेक्स नंबर? सबसे पहली बात, इंडेक्स नंबर्स एक मेरा इकोनॉमिकल बैरोमीटर है। ये मेरी टर्म है जो डाटा को कंपेयर करने में, स्टडी करने में काम आती है। लाइक इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी बड़ी टर्म हो जाती है, हमारा इन्फ्लेशन है, हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग है, इन सब चीजों को करने में इंडेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मुझे जो डेफिनेशन करनी होती है, कभी भी मुझसे पूछा जाए व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के लिए मुझे किसी भी पर्टिकुलर ऑथर की कोई एक पर्टिकुलर डिफाइन मेंशन करनी होती है। क्लियर है? मुझे किसी पर्टिकुलर ऑथर की एक पर्टिकुलर डिफाइन जो है वो मेंशन करनी होती है। मुझे कोई अपनी तरफ से इंग्लिश वाली इंडेक्स नंबर्स की डिफाइन नहीं लिखनी है। वो आप लिख भी देंगे तो उसके नंबर बच्चा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको एक अपनी लैंग्वेज की नहीं, एक जो भी आपको यहाँ पर दे रखी है, 5 दे रखी है, आप गूगल सर्च करके और भी ढूंढ सकते हैं। आपको कोई भी इंडेक्स नंबर की पर्टिकुलर डेफिनेशन लेनी है। क्या कह रहा है इंडेक्स नंबर? एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो changes in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical locations and the other characteristics। यानी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाटा की जो है वो स्टडी है, जो हमारा टाइम में, ज्योग्राफिकल लोकेशंस में एंड हमारा जो है कहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो यूज की जाती है। क्लियर है? एंड द इंडेक्स नंबर आर डिवाइस मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। मैंने आपको बोला आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑथर की एक पर्टिकुलर डिफाइन जो है बेबी वो लर्न करनी है। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑथर की जो भी आपको डिफाइन लगे आप वो वाली लर्न कर लीजिए, जो आपको इजी लगे, छोटी लगे, आपको वो करनी है। ठीक है? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थ्योरी में पूछा जा सकता है। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। इंडेक्स नंबर को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज का मतलब है कि इसके अंदर हम एक जैसे अभी तक हमने पढ़ा है एक जैसे डाटा को ही हम कंबाइन करते हैं, समथिंग करते हैं, लेकिन इन द इंडेक्स नंबर हम एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के जो वेरिएबल्स हैं या जो डाटाज हैं हम उन्हें भी कंबाइन कर सकते हैं। इसलिए एक स्पेशल तरीके का एवरेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हम अलग अलग टाइप ऑफ डाटाज को भी कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर्स मेजर डज नॉट कैपेबल ऑफ द डायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए नहीं होता कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, इसके लिए हमें सारे टॉपिक्स को चाहिए होता है। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द परसेंटेजेस। इंडेक्स नंबर्स हमेशा परसेंटेजेस में ही अप्लाई होता है, लेकिन रिमेंबर दैट उसमें परसेंटेज साइन नहीं लगाते हैं कभी, हम हमेशा इसे एग्रीगेट की तरह ही हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर फॉर द कंपैरिजन, यानी कि कब हमारा पहले क्या था आज क्या। लाइक हमारा पॉपुलेशन की बात करें तो 2010 में मेरी पॉपुलेशन इतनी थी, 2020 में मेरी पॉपुलेशन इतनी है। ऑफकोर्स पॉपुलेशन बड़ी ही होगी, लेकिन उसका ग्रोथ रेट क्या है, कितने ग्रोथ से बढ़ रही है, किसी परसेंटेज से बढ़ रही है, ये हमारा एक टास्क है।
टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स, हमारे इंडेक्स नंबर्स में भी 3 टाइप के होते हैं। हमें तीनों टाइप हमारे सिलेबस में पढ़ना है, हमारे इन द सिलेबस हमें तीनों तरह के टाइप्स के बारे में यार डिस्कस करना है। क्या टाइप है? पहला प्राइस इंडेक्स नंबर्स, नाम ही बता रहा है बेबी, प्राइस इंडेक्स नंबर, जहां पर हम प्राइस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कि मेरे मार्केट में प्राइस की स्टडी करते हैं, प्राइस बढ़ गया है, कम हो रहा है, प्राइस का क्या रहना चाहिए, तो प्राइस रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट विल बी अ प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरा है क्वांटिटी, यानी कि जब हम अपने कंज्यूमर, मार्केट, प्रोड्यूसर्स, इन सब के बारे में, यानी कि क्वांटिटी कैसे होगी इसके बारे में जब डील आउट करते हैं, दैट नंबर विल बी नोन एज अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। देन वैल्यू इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर्स मतलब वैल्यू मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन। क्या कह रहे हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये है, तो उस स्टडी को हम वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कहेंगे। यूजेस क्या हैं? वन ऑफ द मेजर यूजेस, मैं फिर कहूंगी आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं, थ्योरी लिखने में तो हर बच्चा ही माहिर होता है। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिकल बैरोमीटर। मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक्स का बैरोमीटर, इकोनॉमी में मुझे चेक करना हो कि मेरा 5 ईयर फ्यूचर प्लान जो है, तो मैंने उनके फ्यूचर प्लान का मेरा रेट क्या है, जिस रेट पे मैंने जो प्लान किया था, जो मेरा विजन था, कि मैं उसी विजन के ऊपर चल रही हूँ, सेम मेरा ग्रोथ रेट है, सेम मेरा डिक्लाइन है, या हम अपनी एक्सपेक्टेशन से डिले चल रहे हैं, ये सब चेक हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड इन द फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, कि आने वाले समय में हमारा क्या होने वाला है। यानी कि मैं बात करूं कि अभी मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल 5% से बढ़ रहा है, इस साल 10% से बढ़ा, तो आने वाले टाइम पर ये मेरी कंपनी की पोजीशन होगी, उस अकॉर्डिंगली हम अपनी कंपनी के लिए प्लान करते हैं। दैट विल बी वर्क, फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। वन ऑफ द, आपने सुना होगा, पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब भी एक टाइम आएगा हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, तो यही है कि जो फ्यूचर ट्रेंड हमने इकोनॉमिक्स से चेक किया जाता है कि हमारा ये रहता है। इंडेक्स नंबर आर यूज फॉर द डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इन द सेंस कि अगर मुझे ये चेक करना है कि इन द 2010 में मेरी सैलरी इतनी थी एंड 2020 में मेरी सैलरी इतनी है, तो मुझे कंपेयर करना है कि उस टाइम पर प्राइस एंड क्वांटिटीज क्या होती थी, उस टाइम पर महंगाई कितनी थी और मेरी सैलरी ये थी, आज महंगाई ये है और मेरी सैलरी ये है, तो मेरी सैलरी अकॉर्डिंग टू मी मेरी एकदम सही बढ़ी है, मेरी जरा से ज्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है, ये सब चेक करने के लिए हम डिफ्लेशन का यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या दिक्कतें आती है? पर्पस। पहली बात तो मेरा इंडेक्स नंबर का क्या पर्पस है, लाइक हम उसे कैसे डिजाइन कर रहे हैं, किस वे में हम कर रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ आइटम, जो मैंने आइटम चूज करी है, जिस डाटा के ऊपर मैं स्टडी करने जा रही हूँ, क्या वो सही है भी या नहीं है। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैंने कहीं वो वाला बेस पीरियड तो नहीं ले लिया। लाइक अब मैं आज की सिचुएशन की बात करूं, तो अगर मुझे अपने 5 ईयर इकोनॉमी को प्लान करना है, तो कहीं मैं 2020 का जो कोरोना वायरस का हमारा एक इशू है, उस वाले ईयर से तो स्टडी नहीं कर रही, क्योंकि ये तो एक अलग सिचुएशन है, यहाँ से हम फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता नहीं कर सकते, मुझे एक नॉर्मल ईयर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो कहीं मैंने ऐसा ईयर तो नहीं ले लिया जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई भी चीज हो, मैंने कोई फिक्स बेस पीरियड तो नहीं ले लिया जिसकी मुझे जरूरत ही ना हो। लाइक मैं वन ऑफ द एग्जांपल आपको दूं, हम अपनी क्लास की बात करते हैं, मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड में बात कर रही हूँ कि मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से अपने मार्क्स को कंपेयर कर रही हूँ। हर बच्चा कहता है ना मेरे फर्स्ट में बहुत अच्छे आते थे, तो क्या आप हमेशा, मम्मी पापा हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं? देखो, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, थर्ड आता था, अब क्या हो गया, अब तो आपके नंबर नहीं आ रहे वो वाले, तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही अच्छा था। तो क्या होता है, जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बच्चा, वो हमेशा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से आपको कंपेयर करते हैं, यानी कि वो आपका बेस पीरियड जो है, जिस ईयर आपके बेस्ट मार्क्स आए होते हैं इन एनी स्टैंडर्ड, 4th 5th, उनका बेस पीरियड हमेशा वही होता है, वो आपके मार्क्स को हमेशा उसी बेस पीरियड से कंपेयर करते हैं। एंड आप क्या रिप्लाई करते हो अपने 12th के मार्क्स को? मम्मी यार 11th से देखो, 11th से तो मेरे 12th में बेटर आए हैं, या आप देखो मेरे तो जितने मेरे 11th में आए थे या 9th में आए थे उससे बेटर मेरे 10th में आए हैं। तो बच्चा हमारे जो, यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर से अपनी परफॉर्मेंस, हमारे पेरेंट एक बेस ईयर ले लेते हैं, उससे करते हैं। तो ये भी एक चेंजेस होता है, फिक्स बेस एंड चेंज बेस, कि हम किससे अपने डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। फिक्स बेस होता है जो हमारे पेरेंट्स से कर लिया, एक पर्टिकुलर फिक्स डाटा, उसी से सबको कंपेयर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रीवियस वाले से चेन की तरह, हर बारी चेंज करते जाते हैं, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ अ डाटा, ये भी वन ऑफ द मेजर सोर्स है बच्चा, कि हमने जो डाटा को कलेक्ट किया है क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, डाटा सही भी है, कहीं फेक तो नहीं है, लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, ये भी मुझे एक बार उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी सूटेबिलिटी को। टाइप ऑफ एवरेज टू बी यूज, इसके अंदर ज्यादातर हम ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। जब भी मुझे यहाँ पर मीन की जरूरत पड़ती है बच्चा, सो वी आर ऑलवेज यूजिंग दैट मीन, कौन सा, अर्थमेटिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। हम कभी कभी मीडियन का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मीन यूज करते हैं वो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट, यानी कि हम अप्रोप्रिएट जो वेट्स है, वेट्स वाली कि हमारी जो वेटेज है वो बिल्कुल हम सही लें, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके इम्पोर्टेंस के ऑर्डर के साथ ही हम लें। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज, यहाँ पर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो हमारा ये भी एक सबसे बड़ा मेजर इशू हो जाता है कि जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला एकदम सही हो, एकदम अप्रोप्रिएट लगाया हो, तभी हम सही रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। ये तो बच्चा थ्योरी कंटेंट की बात थी कि थ्योरी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक के बारे में बात करनी है। मैं फिर कहूंगी ये सारे टॉपिक्स आप थ्योरी के एक बार नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने में तो सब माहिर है, इतना मुझे कुछ नहीं जाना। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, इसके पॉइंट्स पे। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चा, हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स करने जा रहे हैं। इंडेक्स नंबर के कितने मेथड्स हैं, कितने फॉर्मूलाज हैं, मैंने सही फॉर्मूला पिक किया है कि नहीं किया है, इन सब के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने अपने इंडेक्स नंबर्स को दो मेजर पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसा आप देख रहे हैं, इट्स अनवेटेड एंड द वेटेड डाटा। हम आज की क्लास में बच्चा स्टडी अनवेटेड के बारे में कर रहे हैं। आज का हमारा टास्क सिर्फ और सिर्फ अनवेटेड के बारे में स्टडी करने का है। वेटेड के बारे में स्टडी हम दूसरे लेक्चर के बारे में करेंगे, दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको अनवेटेड के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमने अपने डाटा को दो पार्ट्स में बांटा है, अनवेटेड एंड वेटेड। फर्क क्या है, अनवेटेड डाटा कैसा होता है बच्चा, जिसमें सिर्फ दो ही डाटा इन्वॉल्व होते हैं। मैं सबसे पहले आपका इंडेक्स नंबर्स की बात कर रही हूँ। कौन से इंडेक्स नंबर्स की, प्राइस इंडेक्स नंबर्स की। मैं सबसे पहले बच्चा बात करने जा रही हूँ, किसकी बात करने जा रही हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर्स की। अनवेटेड डाटा होता है जब दो ही डाटा मेरे इन्वॉल्व हो किसी के अंदर, और वो कौन से दो डाटा हो, एक बेस ईयर का टर्म मुझे गिवन हो और एक मुझे करंट ईयर का डाटा गिवन हो। अब जैसे मैं स्टडी करने जा रही हूँ, किसकी स्टडी करने जा रही हूँ, मैं स्टडी करने जा रही हूँ प्राइस इंडेक्स नंबर्स की। तो एक मुझे बेस ईयर का प्राइस पता हो, एक मुझे करंट ईयर का प्राइस पता हो। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स की बात करूं तो एक मुझे बेस ईयर की क्वांटिटी पता हो, एक मुझे करंट ईयर की क्वांटिटी पता हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में डील आउट करेंगे। हम ये पहले पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है बच्चा, पहली क्लास या दूसरी क्लास, हम पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। अगर आपको प्राइस इंडेक्स आपका समझ आ गया तो मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म, उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा बॉदर ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैं प्राइस इंडेक्स नंबर्स पर हूं, यानी कि वेटेड के अंदर हूं। वेटेड के अंदर बात कर रही, सॉरी अनवेटेड के अंदर हूं। अनवेटेड डाटा कैसे पहचानते हैं, जब मुझे बेस ईयर का प्राइस एंड द करंट ईयर का प्राइस मुझे दे रखा हो, दोनों का प्राइस मुझे दे रखा हो, दैट टाइप ऑफ डाटा इज नोन एज अ अनवेटेड डाटा। अनवेटेड को मैंने दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इज अ सिंपल एग्रीगेट मेथड and the simple average relative. First of all, we are dealing in the simple aggregate method. सबसे easy method है बच्चा, कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। क्या होता है, सम ऑफ करंट ईयर अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर इनटू में 100। मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर आर ऑलवेज इन परसेंटेजेस, बस हम उसमें साइन नहीं लगाते, परसेंटेज है इसीलिए साथ में क्या आ जाएगा, इनटू 100। क्लियर है, क्या करना है, करंट ईयर, सम ऑफ करंट ईयर अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर इनटू में 100। जो भी आपको करंट ईयर के ईयर्स या प्राइसेस दे रखे हैं आपने उनका सम किया, जो आपको बेस ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं आपने उनका सम किया, करंट ईयर का प्राइस अपॉन में बेस ईयर का प्राइस इनटू 100, वी गॉट अ आंसर। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे करके दिखाइए बच्चा। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में मुझे डाटा दे रखा है, मुझे बेस ईयर का कमोडिटीज दे रखी हैं, एक बेस ईयर 2010 का प्राइस दे रखा है, एक करंट ईयर 2013 का प्राइस दे रखा है। क्या है? 30, 25, 90, 15, 96 एंड द 40, 28, 108, 24, 120। आपको क्या करना है? सम ऑफ करंट ईयर अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर इनटू में 100। तो मुझे बताएंगे कि क्या होगा। सम ऑफ बेस ईयर कितना आ रहा है? बेस ईयर का सम करेंगे इट्स 256, करंट ईयर का सम करेंगे इज 320। तो मेरा सिंपल एग्रीगेट मेथड हो जाएगा सम ऑफ करंट ईयर अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर इनटू में 100। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना था। अब अगर मुझे इसको कंक्लूड करने को बोल रहे हैं, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट दिस एंड द बेस पीरियड। अगर आपको कंक्लूड करने को बोले बच्चा, बेस ईयर में 100% था, अब आपका करंट ईयर में 125% हो गया, यानी कि जो मेरा प्राइस है 2010 से लेके 2013 तक में 25% प्राइजेस जो है वो जो हमारी कमोडिटी के हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। लाइक सेम कमोडिटी ही हम ले रहे हैं, लेकिन उसका प्राइस कितना बढ़ गया है? 3 सालों में 25% प्राइस बढ़ गया है। दैट मीन्स 25% प्राइस बढ़ा है तो मेरी इनकम भी 25% बढ़ जानी चाहिए। अगर बढ़ी है तो दैट मीन्स हम अपनी आज की सिचुएशन में है, अदरवाइज नहीं है। सही जा रही हूँ? बिल्कुल सिंपल एग्रीगेट मेथड में कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चा, आपको दिख रहा है ये इतना इजी है तो एग्जाम में नहीं आता ऑफ कोर्स। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड। हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है? सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड। इसमें मैंने एक ही वर्ड पे काम किया है, वो क्या है? एवरेज। एवरेज का मतलब मुझे मालूम है मीन, यानी कि ये डाटा मीन की हेल्प से हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि यहाँ पर हम 2 तरह के मीन यूज करते हैं, एक अर्थमेटिक मीन एंड एक ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, इट्स अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। मैं आपको बता दूं, कभी भी एवरेज रिलेटिव हो तो मुझे उससे पहले सबसे पहले एक टर्म निकालनी होती है बच्चा, दैट इज प्री, इज नोन एज अ प्राइस रिलेटिव। अगर मुझे कहीं पर भी सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड करना है तो मुझे सबसे पहले उसमें प्राइस रिलेटिव निकालना है। कैसे निकालते हैं प्राइस रिलेटिव? होता क्या है प्राइस रिलेटिव? प्राइस रिलेटिव इज करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। प्राइस रिलेटिव क्या होता है बच्चा निकालने का तरीका? करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। तो मुझे जो भी मेरा डाटा दिया जाएगा उस डाटा का मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? प्राइस रिलेटिव निकालना है। उसके बाद आगे हम कुछ प्रोसीड करेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे? करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, आपको उससे ज्यादा पिक्चर पता चलेगी कि हमें क्या करना चाहिए। देन अब मैं बात करने जा रही हूँ अर्थमेटिक मीन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो अगर प्राइस रिलेटिव मैंने बोला पहला टास्क है निकालने का, करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू 100। उसके आगे क्या करते हैं? उसके आगे करते हैं सम ऑफ प्राइस रिलेटिव अपॉन में एन। अर्थमेटिक मीन से निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्राइस रिलेटिव। जो भी आप प्राइस रिलेटिव निकालेंगे बेबी, उन प्राइस रिलेटिव का आपको क्या करना है? सम करना है, और उसे नंबर ऑफ जो टर्म है या नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो उनकी हेल्प से मुझे मिल जाएगा सिंपल एवरेज रिलेटिव ऑफ थ्रू अ अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन आपको क्लियर कट बोलेगा बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन और बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अगर नहीं बोलता तो मेरा ओपिनियन है कि हमेशा अर्थमेटिक मीन पे ही जाइए, अदरवाइज वो आपको क्लियर कट बोलेगा इट्स अर्थमेटिक मीन और इट्स बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो इट्स बाय अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो बस मुझे प्राइस रिलेटिव निकालने हैं, प्राइस रिलेटिव का सम करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, वी गॉट अ आंसर। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखते हैं शायद आप खुद ही आंसर निकाल पाए। नहीं निकाल पाए तो मैं हेल्प करूंगी। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कमोडिटीज ABCDEF एंड आपको ईयर्स दे रखे हैं, आपको बोल रहे हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों से निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक मीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जरा ट्राई कीजिए निकालने की।
जी बच्चा, ट्राई किया आप सबने। सबसे पहले मैंने आपको बोला हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर निकालना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका क्या है, बिल्कुल सम ऑफ करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100, 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 100। कैलकुलेटर आपको अलाउड है बच्चा, तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। देन 75 डिवाइडेड बाय 50 अपॉन इंटू 100, 70 अपॉन में 60 इंटू में 100, 90 अपॉन में 85 इंटू में 100, 130 अपॉन में 120 इंटू में 100। कैलकुलेट करके ये सारे के सारे आपको क्या मिल गए, प्राइस रिलेटिव मिल गए। अब प्राइस रिलेटिव मिलने के बाद अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेबी, अर्थमेटिक मीन हम कैसे करते हैं, अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्राइस रिलेटिव का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव का जो सम है वो कितना आया, 753.1। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या, बहुत आसान है बच्चा, प्राइस रिलेटिव थ्रू अ अर्थमेटिक मीन। हमने क्या सीखा, सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड बाय अर्थमेटिक मीन से। किससे सीखा, अर्थमेटिक मीन से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। अब जिन्होंने मेरे साथ चैप्टर 1 किया है उन्हें मालूम है ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे पहले मुझे लॉग निकालना आना चाहिए। लॉग निकालने के लिए बच्चा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले अपडेट की थी जिसमें मैंने आपको लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना सब सिखाया है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो देख के आप पहले लॉग एंटी लॉग सीख लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन लॉग एंटी लॉग के बिना नहीं होगा। बाकी एक और बार ही रिवाइज करते हैं। किसी को याद है लॉग निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं? लॉग निकालने के लिए स्टेप्स होते हैं बच्चा, जिस भी नंबर का आपको लॉग निकालना है वो नंबर दबाइए, रूट का सिंबल दबाइए 19 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई 227695। कैलकुलेटर में बच्चा मेरा लॉग निकालने का यही तरीका है। क्या तरीका है कि मुझे जिस भी नंबर का लॉग निकालना है पहले वो नंबर दबाइए, रूट का सिंबल दबाइए 19 टाइम्स, -1 कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 227695। एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग के लिए इन्हीं स्टेप्स को क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। नंबर दबाते हैं, डिवाइड करते हैं पहले 227695, देन +1 करते हैं, देन मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते हैं 19 टाइम्स, फिर हमारा जो है वो एंटी लॉग आ जाता है। मैं फिर कहूंगी, अगर आपने लॉग एंटी लॉग नहीं किया है तो पुरानी वीडियो आपको अपडेटेड होके आपने देखी होगी, उसके अंदर है, आप वो जाके देख सकते हैं। उससे आपको लॉग एंटी लॉग सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बात तो मैंने करी लॉग एंटी लॉग की, लेकिन उसकी ज्योमेट्रिक मीन में जरूरत क्या पड़ती है, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला काफी खतरनाक फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ लॉग पी अपॉन में n ओवरऑल का एंटी लॉग। क्या कहा मैंने, ये जो मैंने बेबी प्राइस रिलेटिव निकाले हैं, हर एक प्राइस रिलेटिव का अलग से लॉग निकालिए। लॉग निकालने का तरीका मालूम है ना, नंबर रूट 19 टाइम्स -1 इंटू 227695। तो हर एक नंबर का अलग से लॉग निकालिए, उन सबका सम कीजिए, उन सबके सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उस पूरे का एंटी लॉग कर दीजिए। क्लियर है? ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, हर एक नंबर का, हर एक पी का लॉग निकालना है। क्या करना है, हर एक पी का लॉग निकालना है। मैं आपको वापस से याद दिला दूं बच्चा, लॉग की वैल्यू पॉइंट के बाद हम 4 प्लेसेस तक लेते हैं। लॉग की वैल्यू पॉइंट के बाद हम 4 प्लेसेस तक लेते हैं, एंड हो सके तो 4th प्लेस को राउंड ऑफ भी कर देते हैं। क्या कहा, लॉग की वैल्यू पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक लेते हैं, एंड हो सके तो 4th प्लेस को राउंड ऑफ भी कर देते हैं। अब आपको राउंड ऑफ करना आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो एग्जैक्टली छोड़ दीजिएगा। पॉइंट में थोड़ा बहुत आंसर में फर्क होता है, इतना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक लेना है, ये बात क्लियर है। चलिए सब मुझे अब 150 का लॉग निकाल के दिखाइए। मुझे बोल रहे हैं कि 150 का, अब मुझे हर एक का क्या निकालना है, लॉग निकालना है। तो 150 का लॉग निकालिए। 150 दबाइए कैलकुलेटर में, रूट का सिंबल दबाइए 19 टाइम्स, -1
इंटू 227695। चलिए स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए 150 का लॉग वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं चीट कर लेती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, आपको पूरा कैलकुलेट करना है, मैं फिर कहूंगी। तो 150 का लॉग इज 1761, इसका लॉग है 08। अब मैं कह रही हूँ आपका फोर्थ प्लेस आपने राउंड ऑफ करी है या नहीं करी, तो फोर्थ प्लेस एक आधी डिजिट आपकी वेरी कर सकती है। मैंने बोला फोर्थ प्लेस अगर आपने वो राउंड ऑफ करी या नहीं करी, इस वजह से वेरी कर सकती है, तो वो एक्सेप्टेबल है। कई बाद में बोलो मैम मेरा एक आधे पॉइंट से फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, एक आधे पॉइंट से फर्क आए तो वो पॉइंट से फर्क मुझे एक्सेप्टेबल है, कोई इश्यूज नहीं है। तो मुझे क्या करना है, हर एक टर्म की अलग से क्या करनी है, लॉग निकालना है। मैं फिर कहूंगी मेरा चीट मत कीजिए, आप पॉज कर दीजिए वीडियो, हर किसी का अलग अलग निकालिए एंड देन मुझसे वेरीफाई कीजिए कि ठीक करा है कि नहीं करा है। ठीक है, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है ज्योमेट्रिक मीन के लिए एंटी लॉग करना है मुझे, किसका, इसके सम का। पहले मुझे 6 से डिवाइड करना है, अब 6 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का मुझे एंटी लॉग निकालना है। अब 6 से जब मैंने डिवाइड किया 2.0942, अब ये टोटल और इस टोटल से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, सो योर फाइनल आंसर इज 124 पॉइंट समथिंग आएगी। अब वो मैंने बोला थोड़ा बहुत वेरी करता जाएगा, 124 पॉइंट समथिंग। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर कहूंगी बच्चा अगर किसी को लॉग एंटी लॉग में दिक्कत है तो पहले लॉग एंटी लॉग वाली वीडियो देखे, उसे कैलकुलेटर की ट्रिक को समझे कि कैलकुलेटर में लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद आप ज्योमेट्रिक मीन को करिए, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में कोई इश्यूज नहीं है। इसलिए मैंने बोला अगर जब तक मेंशन ना हो ज्योमेट्रिक मीन पे मत जाना, मेंशन हो तभी ज्योमेट्रिक मीन पे जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में लॉग आ जाता है, एंटी लॉग आ जाता है, इसीलिए भी ये लेंथी हो जाता है। सही जा रही हूँ। हमने बच्चा क्या बात करी, हम अनवेटेड के बारे में बात करी। मैंने बोला अनवेटेड को हमने दो पोर्शन में बांटा है, इट्स सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड द एवरेज रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव तो बहुत ही इजी था, सम ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर प्राइस, इनटू में 100 कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एवरेज रिलेटिव को दो कैटेगरीज में हमने बांटा है, इट्स बाय द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहली बात, अनवेटेड को पहचानने का तरीका जब से बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का प्राइस दे रखा हो, एक ही डाटा हो। मैं फिर कहूं अभी सिर्फ प्राइस रिलेटिव के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज रिलेटिव के लिए सबसे पहला टास्क है कि मुझे इसमें प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू में 100 करके। तो मुझे उसमें क्या मिल जाता है बच्चा, प्राइस रिलेटिव पहले निकालते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया है, करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। जो भी मुझे डाटा दे रखा है हर किसी का इंडिविजुअल, सबसे पहले हम P यानी कि प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। अब अगर वो बोलेंगे इफ बाय द अर्थमेटिक मीन, तो क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव का टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से थ्रू अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलते हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मीन, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे प्राइस रिलेटिव है हर किसी का लॉग निकालेंगे बाय यूजिंग लॉग की ट्रिक। टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर से निकालिए, लॉग की वैल्यूज निकालिए, उसका टोटल कीजिए, टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद आप उन सबका एंटी लॉग निकाल देंगे बेबी, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर। क्लियर है। अनवेटेड में इंडेक्स नंबर्स, आज के लिए आपका थोड़ा सा ही काम है, एक तो थ्योरी के नोट्स बना लीजिए, थ्योरी को एक बारी थॉरो रीडिंग कर लीजिए, देन प्लस में आप अपना एग्रीगेट मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव के मैं 1 से 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से कर लीजिए। फिर कहूंगी ये अर्थमेटिक मीन वाला जो काम है इसे प्लीज अच्छे से कर लीजिए, एंड ज्योमेट्रिक मीन सेम बात हम वेटेड में भी ये करेंगे, यानी कि अगली क्लास में वेटेड में भी सेम यही बात मैं करूंगी। तो मैं बार बार आपको बच्चा लॉग एंटी लॉग के बारे में नहीं बताऊंगी, आज की क्लास का यही काम है, तो पुराना जाके अपना लॉग एंटी लॉग ठीक कर लीजिए और कैलकुलेटर की ट्रिक सीख लीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी आप बैठेंगे, स्टैट्स के लिए कैलकुलेटर मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, श्योर, कोई दिक्कत, होमवर्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।